Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's JAB Foundation series, we'll be discussing the topic contract of indemnity. तो contract of indemnity जो है, it is covered under the Indian Contract Act. Although एग्जॉस्टिव नहीं है ये कि जो भी कोर्ट्स यूज़ करते हैं इंडेमनिटी को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर रह के ही करते हैं, उससे बाहर जाके भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइबिलिटीज़ पार्टीज़ की अराइज हो सकती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिजेंट वर्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट इन एक्शन तभी आएगा, लाइबिलिटी तभी होगी जब एक्चुअली कोई लॉस होगा। जैसे आप कार की इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहाँ पे एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको इंडेमनिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है उसकी लाइबिलिटी तभी बनेगी जब एक्चुअली आपकी गाड़ी को नुकसान होगा। तो वो एक नुकसान होने की इवेंट पे डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी की आपके प्रति लाइबिलिटी बनती है या नहीं बनती है। तो वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन सम इवेंट विच माइट और माइट नॉट हैपन इन द फ्यूचर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि तुम्हें मेरे कंडक्ट से या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से कोई भी नुकसान होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे। तो जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या बोलती है कि अगर आपकी गाड़ी को कोई नुकसान होगा तो हम उसकी भरपाई करेंगे। तो आप हो जाते हैं इंडेमनीफाइड एंड जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हो जाती है इंडेमनीफायर। आप इंडेमनिटी होल्डर हैं, आप इंडेमनीफाइड हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडेमनीफायर है। तो जितने भी हमारे इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस, उन्हें भी हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लाइफ इंश्योरेंस को क्यों इंडेमनिटी की कैटेगरी में क्यों नहीं लगते हैं? क्योंकि इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि लॉस की भरपाई करना, लेकिन जो हमारा डेथ का सिनेरियो होता है वहाँ पे कोई भी मॉनेटरी कंपनसेशन किसी की डेथ के लॉस को नहीं भर सकती, इसलिए हम उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की कैटेगरी में नहीं रखते। बाकी के सारे जो भी इंश्योरेंस है कि गाड़ी खराब होगी दोबारा ठीक हो जाएगी, है ना, फैक्ट्री को आग लगी फैक्ट्री कंपनसेशन मिलेगा, आप दोबारा फैक्ट्री खड़ी कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन के लॉस को नहीं भरा जा सकता, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की कैटेगरी में नहीं फॉल करता है। यहाँ पे लॉस प्रूव होना ज़रूरी है कि एक्चुअली लॉस होगा, तभी आपको जो इंडेमनीफायर है वो प्रोवाइड करेगा विद दी कंपनसेशन। तो अब आपको लग सकता है कि इंडेमनिटी और गारंटी काफ़ी सिमिलर सी चीज़ें हैं, लेकिन इनमें बहुत मेजर डिफरेंस है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो ही पार्टीज़ हैं, एक है इंडेमनीफायर, एक है इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि आप और इंश्योरेंस कंपनी। गारंटी में क्या होता है कि अगर मैंने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, तो एसबीआई हो गया क्रेडिटर, मैं हो गई, मेरा नाम जैसे मेघा है तो मैं हो गई डेटर, और मेरी तरफ से किसी मान लीजिए रोहन नाम के पर्सन ने गारंटी दे दी कि अगर मेघा लोन नहीं चुकाएगी तो मैं भरपाई कर दूंगा। तो यहाँ पे रोहन कौन हो जाएगा? श्योरिटी या फिर गारंटर। तो अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ लोन में तो एसबीआई को पेमेंट कौन करेगा? रोहन पे कर देगा, और जैसे ही रोहन एसबीआई को पे कर देगा, नाउ रोहन विल बिकम माय क्रेडिटर। अब मेरी लायबिलिटी रोहन को पे करने की है। ठीक है, तो इसमें तीन पार्टीज होती हैं और दो पार्टीज होती है इंडेमनिटी में। तो इनमें एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, कि अगर इंश्योरेंस कंपनी है और आप हो तो आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी में तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं, एक तो एसबीआई और मेघा के बीच में यानी कि डेटर और क्रेडिटर के बीच में, एक श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में यानी कि रोहन और एसबीआई के बीच में, यानी कि रोहन एसबीआई को बोलेगा कि अगर मैं नहीं ये नहीं पे करता तो मैं पे कर दूंगा। एक ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक इम्प्लाइड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन मेघा एंड रोहन, यानी कि रोहन अगर किसी सिचुएशन में एसबीआई को पे कर देता है ना, रोहन इज एंटाइटल्ड कि वो मेघा से पैसे ले सके, कि देख मैंने अभी तो तेरी तरफ से पे कर दी लेकिन तू बाद में मुझे पे करेगा। सो वो भी एक डेटर और श्योरिटी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वहाँ पे इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसकी आपके प्रति प्राइमरी लाइबिलिटी है कि जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस की भरपाई करनी है, प्राइमरी उन्हीं का है। ऐसा नहीं होगा कि पहले मैं दूंगी बाद में मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी, नहीं, डायरेक्ट लाइबिलिटी किसकी बन जाएगी? इंडेमनीफायर की बन जाती है। लेकिन गारंटी के अंदर जो श्योरिटी है, जो गारंटर है, उसकी जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी होती है, यानी कि अगर मेघा नहीं पे करेगी तभी रोहन पे करेगा ना। पहले तो नहीं है कि एसबीआई जाके रोहन से किस्तें मांगना शुरू कर देगा, नहीं, इफ मेघा डिफॉल्ट्स देन रोहन विल कम इनटू द पिक्चर।
ठीक है। अब यहाँ पे इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक बार इंडेमनीफायर ने लॉस की भरपाई कर दी, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने लॉस की भरपाई कर दी, उसके बाद में पलट के इंश्योरेंस कंपनी आपके पास वापस तो आती नहीं कि अब हमें पैसा दो, हमने आपकी गाड़ी पे 1 लाख रुपए खर्चा किया, ठीक है, आप प्रीमियम पे कर रहे थे पहले, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, जितना भी लॉस है अब वो इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट उठाएगी। लेकिन गारंटी के केस में ऐसा होता है कि अगर श्योरिटी आपकी जगह पैसे पे कर देता है आपके डिफॉल्ट के केस में, देन यू आर लाइबल टू पे देम बैक। इंडेमनिटी में ऐसा कुछ पे बैक का नहीं होता, गारंटी में होता है। इंडेमनिटी और गारंटी दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर ऐसा सिनेरियो है कि मैंने आपको बोला कि अगर आप पे कोई केस भी होगा उसकी भी मैं इंडेमनीफाई करती हूँ उसको, कि जो भी नुकसान होगा मैं भरपाई करूँगी। सो इंडेमनिटी होल्डर के क्या राइट्स होंगे अगर उस पर कोई केस हो जाता है, सू हो जाता है, ठीक है। तो जो प्रॉमिसर है या फिर जो इंडेमनीफायर है वो क्या क्या लॉसेस की भरपाई करेगा। जो भी, मान लो मेरे पे कोर्ट केस हुआ, ठीक है, और रोहन ने बोला कि जो भी तेरा नुकसान होगा, जो भी तेरा खर्चा होगा मैं भरपाई करूंगा, मैं तुझे इंडेमनिटी प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरा जो भी खर्चा होगा उस कोर्ट केस के अंदर रोहन उसकी भरपाई करेगा। कोई भी कॉस्ट, कोई भी डैमेजेस मेरे पे पड़ते हैं रोहन पे करेगा। हो सकता है कि मेरा उस केस में, कोर्ट केस में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए जिसमें मुझे कुछ सेटलमेंट मनी पे करना पड़े, तो उसे पे करने की भी जिम्मेदारी रोहन की है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर चीज़ ये होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे पता है कि अल्टीमेटली तो रोहन ने ही भरपाई करनी है, तो मैं ज़्यादा ध्यान से केस ना लड़ूं या जानबूझ के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं। नहीं, मुझे वैसा ही एक्ट करना है जैसा कि मैं तब करती अगर सारा लॉस मेरे सिर पे आता। तो मुझे रिलैक्स नहीं हो जाना है, गलत कोई डिसीजन नहीं लेना है जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि अल्टीमेट बर्डन रोहन पे आएगा। आई हैव टू बिहेव द सेम वे जैसे कि मुझ पे ही बर्डन पड़ने वाला हो, ठीक है। तो अब जो इंडेमनीफायर है उसकी एक्चुअली लाइबिलिटी कब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी तब शुरू हो जाती है जब उसने एक्चुअली लॉस इनकर कर लिया है या असर्टेन हो गया है कि पक्का ही है लॉस, तो 100% पक्का ही है। ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली पहले इंडेमनीफाइड अपनी जेब से पे करेगा, फिर इंडेमनिटी होल्डर आएगा कि अच्छा अब तेरे को नुकसान हो गया अब मैं भरपाई करता हूँ। नहीं, जैसे ही असर्टेन हो गया, एब्सोल्युटली असर्टेन हो गया कि लॉस तो होगा ही होगा, तभी फिर जो इंडेमनीफायर है वो पोजीशन में आके जो है लॉस की भरपाई करेगा। ओके, चलिए अब एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो जब भी एब्सोल्यूट सर्टेन या एमिनेंट हो जाता है कि लॉस होने वाला है, तो इंडेमनीफायर जो है वो आके लायबिलिटी जो है वो अपनी, जो उसने अपने पे ली थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, वो पैसे की भरपाई करेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में जो है अगर मेरी जगह पे रोहन पे कर देता है, मेरी लॉस की भरपाई कर देता है, तो मुझे बाद में रोहन को पलट के कोई भी पैसे नहीं देने हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में नहीं होता। तो क्या बैंकिंग में कोई एप्लीकेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का? तो है। जैसे ही अगर आपका कोई एफडीआर गुम जाता है, आप उसका डुप्लीकेट लेने जाते हैं, तो बैंक आपसे इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाता है, क्योंकि बैंक नहीं चाहता कि आप ओरिजिनल वाला भी कल कोई लेके आ जाए और डुप्लीकेट से भी कोई बैंक से पेमेंट ले जाए, तो बैंक का तो नुकसान होने के चांसेस हैं। तो अगर मैं जाके बैंक को बोलती हूँ कि एफडीआर का मेरे को डुप्लीकेट दे दो, तो वो बोलेंगे ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन कर दो कि अगर कल कोई ओरिजिनल लेके हमसे डबल पेमेंट ले जाता है तो आप हमारे लॉस की भरपाई करोगे, ठीक है। वैसे ही जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उसके जो एयर्स हैं, जो उसके वारिस हैं, वो आके सेटलमेंट करने आते हैं, क्लेम सेटल करने आते हैं, तब भी बैंक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन करवाएगा। कोई डुप्लीकेट पे ऑर्डर है, डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट है, सब में बैंक अपना उनका लॉस ना हो इसलिए कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो इंडेमनिटी बॉन्ड है, वो ज़रूर साइन करवाता है, ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? Contract of indemnity is defined as an arrangement by which one party promises to save the other from losses caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of other person। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि मेरे कंडक्ट के या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट से आपको कोई नुकसान होता है तो मैं भरपाई करूंगी, यही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। In the contract of indemnity, the indemnifier is liable only if the loss is caused by act of God or an unavoidable accident। ऐसा नहीं है कि कोई एक्ट ऑफ गॉड होगा या कोई अनअवॉइडेबल एक्सीडेंट है तभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। किसी भी लॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो सकता है,
द इंडेमनिटी होल्डर कैन क्लेम इंडेमनिटी ओनली आफ्टर द एक्चुअल लॉस हैज अकर्ड। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल लॉस अभी अकर नहीं हुआ है लेकिन एब्सोल्यूट हो चुका है कि लॉस तो होना ही होना है, इमिनेंट हो चुका है, तब भी इंडेमनीफायर की लायबिलिटी आ जाती है। लॉस होने से पहले ही, जब पता ही है कि लॉस होने वाला है, तब भी लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इट डज नॉट कवर एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द इंडेमनिटी होल्डर इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग अ सूट। तो नहीं, अगर कोई कोर्ट केस का इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी सारी भरपाई भी इंडेमनीफायर को करनी पड़ती है। तो सारी बाकी गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगला है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। क्या राइट नहीं है इंडेमनिटी होल्डर को? सूट के डैमेजेस क्लेम करने का राइट होता है, कोई भी डिफेंड करने का सूट को जो भी खर्चा है वो भी होगा, एंड जो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है कोर्ट केस में उसका पैसा भी इंडेमनीफायर जो है वो पे करेगा। राइट टू कंपनसेशन फॉर इमोशनल डिस्ट्रेस। तो अगर कोर्ट केस होने पे मैं इमोशनल हो गई हूँ, मैं परेशान हूँ, उसकी कोई भरपाई थोड़ा ना करनी है इंडेमनीफायर ने। वो तो इमोशनल स्ट्रेस है, वो तो इमोशनली मुझे ही हैंडल करना है, तो उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी व्हेन डज द इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी कमेंस। जब एक्चुअल लॉस होता है तब होता है, ठीक है, एज सून एज ही इज इन द पोजीशन टू इनकर अ लॉस, या फिर ओनली आफ्टर द इंडेमनीफायर हैज मेड डिमांड फॉर इंडेमनिटी, या फिर ओनली इफ द लॉस इज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर। जब एक बार वो पोजीशन ऑफ लॉस में आ गया कि पता ही है लॉस होना है, तभी लाइबिलिटी जो है इंडेमनीफायर की अराइज हो जाती है। ओके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल्ड टू व्हाट? रिकवर द एंटायर सम irrespective of actual loss, recover only the actual loss suffered even if it is less than the sum insured, ठीक है, recover twice the amount of actual loss suffered, या फिर recover the indemnity amount before suffering any loss। तो क्या किस चीज़ के लिए इंडेमनिटी होल्डर एंटाइटल्ड है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सो हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन यूट्यूब पे हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पे इस सेशन का पीडीएफ आ जाएगा, उसे डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि रिवीजन में काम आ सके। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको कोर्स की ज़रूरत है तो आप हमारा मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, और इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी एंड लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब कुछ जो हो सकता है आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए सब कुछ मिलेगा। बाकी हमारा जल्द ही लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मास्टर कोर्स के लिए भी आप जैब 75 कोड यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।